हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2016 का, वो भी जूनियर लेवल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जूनियर हो या प्राइमरी, सभी प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि आगे के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ना इससे ये हेल्प मिल जाती है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है और कहाँ तक उसका लेवल जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो आप जाकर के चैनल पे जाकर के उसको देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो किस श्रेणी में आता है। ये व्यवहारात्मक सिद्धांत है या संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो थॉर्नडाइक की बात हो रही है, तो थॉर्नडाइक जो है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। व्यवहारात्मक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। इनके सभी सिद्धांत किस में आते हैं, व्यवहारात्मक में। अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि, जिसको अभ्यास एवं त्रुटि भी कहते हैं। और इन्होंने ये वाला प्रयोग किस पर किया था, तो ये वाला प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। त्रुटि तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं। यहाँ लर्निंग अधिगम वक्र भी जिनको बोला जा सकता है, तो किसके सूचक होते हैं, मतलब किसकी ओर संकेत करते हैं। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, या सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सीखने के वक्र की बात की जा रही है, तो सीखने के वक्र मतलब हमने जो सीखा है, हमने जो लर्निंग की है, उसकी प्रगति मतलब हमने कहाँ तक उसको सीख लिया है, इस बात के सूचक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता और यो सृजनात्मकता, ये सभी चीजें कार्यों से संबंधित होती हैं, वक्र से संबंधित नहीं होती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो बंडूरा और वाल्टर ने, डॉलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या युंग ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। सामाजिक अधिगम की बात की जा रही है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा और वाल्टर ने। किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, तो इन्होंने ये सिद्धांत 1977 में दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर जो शीशा होता है, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन में यूज किया जाता है, किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तित्व या बुद्धि या अधिगम या नैतिकता। मिरर ड्राइंग परीक्षण है वो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो बुद्धि में यूज नहीं किया जाता है, अधिगम मतलब लर्निंग में भी यूज नहीं किया जाता है, मोरलिटी में भी यूज नहीं किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है व्यक्तित्व मापन, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एक प्रक्षेपी तकनीक होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति से कौन कौन संबंधित है। प्रसार क्षेत्र या माध्यिका या औसत विचलन या मानक विचलन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। कौन कौन संबंधित होते हैं, माध्यिका और बहुलक। तो इनमें से हमें ऑप्शन में कोई सा मिल रहा है, तीनों मिल रहे हैं या एक कोई मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है माध्यिका। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित कौन है, माध्यिका। वैसे तो तीनों होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है केंद्रीय प्रवृत्ति से, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, मतलब सभी से अलग कौन है। TET परीक्षण या 16PF परीक्षण या क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये सभी किसकी विधियाँ होती हैं, तो ये भी हमें पता करना चाहिए। तो सवाल को दोबारा से देख लें।
वैसे तो ये सभी विधियां जो हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, TAT हो या 16PF हो, क्लाउड पिक्चर टेस्ट हो या ड्रॉएमैन टेस्ट हो, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। और इनमें प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां भी हैं। तो जो 16PF परीक्षण जो होता है वो अप्रक्षेपी विधि होता है, और बाकी TAT और क्लाउड टेस्ट पिक्चर टेस्ट या ड्रॉएमैन टेस्ट ये सभी होती हैं प्रक्षेपी टेक्निक। और जो 16PF है वो अप्रक्षेपी विधि है, और ये किसने दी थी, तो ये दी थी RV कैटल ने। किसने दी थी, RV कैटल ने। और ये व्यक्तित्व मापन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। और इसको ये ऐसे भी दे देता है कि ये विधि किसने दी थी, या फिर ऐसे दे देगा कि RV कैटल द्वारा प्रतिपादित कौन सा परीक्षण है, तो हमें पहचान लेना है 16PF है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। कौन थे विकासात्मक कार्य प्रत्यय के प्रतिपादक? हॉलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो हमें पता है कि जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाएं 4 बताई हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गया कि जीन पियाजे हैं विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक, और इन्होंने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, तो एक तो बताई है संवेदीगामक अवस्था, नंबर 2 बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी 4 विकास की अवस्थाएं हैं और विकासात्मक कार्य से संबंधित जीन पियाजे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, सृजनशीलता। सृजनशीलता हम जानते हैं क्रिएटिविटी को बोलते हैं, जो बच्चे नई नई चीज़ें जो बनाते हैं अपने दिमाग से, उसको बोलते हैं सृजनशीलता। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का किसने निर्माण किया? किसने निर्माण किया सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का? मैरी फील्ड ने, टॉरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने, या फिर कैंट ने? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। सृजनात्मकता का चिंतन परीक्षण मॉडल जो था तैयार किया था टॉरेंस ने, और इन्होंने ये मॉडल कब तैयार किया था? 1971 में। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियम कौन कौन से होते हैं? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो अधिगम के 3 प्राथमिक नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा होता है अभ्यास का नियम। तो इसमें पूछा है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से। अधिगम के प्राथमिक नियम तो ये हो गए तीनों। इनमें से एक है अभिवृत्ति का नियम, नहीं। समानता का नियम, नहीं। सहचारी अंतरण का नियम भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं केस स्टडी, केस अध्ययन या केस स्टडी, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। तो किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, केस स्टडी में। क्या होता है केस स्टडी में? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके भूतपूर्व में क्या हुआ है, इसी सब बातों का अध्ययन किया जाता है, और इसी प्रकार व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जिसे केस स्टडी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में हमारे सीखे हुए का जब हम उसको प्रयोग करते हैं, जो भी हमने सीखा है कि एक परिस्थिति से सीखा है और उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चिंतन या स्मृति, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। चिंतन होता है किसी चीज के बारे में सोचना, विषय वस्तु के बारे में सोचना। स्मृति होता है उसको अपने ध्यान में रखना, और अधिगम अंतरण होता है सीखे हुए को, जो हमने अधिगम किया है, जो भी हमने सीखा है, उसका दूसरे में स्थानांतरण करना अधिगम अंतरण होता है। तो हमारे सवाल में यही पूछा था, जो भी हम सीखते हैं एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरी स्थिति में अगर प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अधिगम अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, जी वालस, मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मकता
सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण हम तब पहचान पाएंगे जब हमको ये लाइन से याद होंगे, तो हम इनके क्या होता है, इनका चरण, इसका चरण जो होते हैं उनका क्रम क्या होता है, हमें ये जानना होगा पहले तो सबसे पहला जो चरण होता है उपक्रम होता है। सबसे पहला क्या होता है, उपक्रम। दूसरा होता है उद्भव। तीसरा होता है उद्भासन। चौथा होता है यहाँ पर मूल्यांकन, और दूसरा होता है उद्भव या उद्भवन। तो यहाँ पे ये क्रम हो जाता है उपक्रम, मूल्यांकन, उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन और मूल्यांकन। तो ये इनका क्रम होता है। तो यहाँ पे प्रथम पूछा था, तो प्रथम यानी कि यहाँ पे उपक्रम जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इनका ये क्रम होता है उपक्रम, उद्भव, उद्भासन और मूल्यांकन। फिर से रिपीट कर लेते हैं, उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन और मूल्यांकन। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी जो इसी प्रैक्टिस सेट में हमने सवाल पहला जो सॉल्व किया था, तभी हमने बताया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सीधे सीधे ठीक हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और कब दिया था, 1898 में। और किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, व्यक्तित्व बोलते हैं पर्सनैलिटी को। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, M.L. मन ने या S. फ्राइड ने, G.W. अल्पोर्ट ने या J.E. डैशील ने? किसने दी थी कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ऐसा कहा था G.W. अल्पोर्ट ने। और इन्होंने कब ये परिभाषा दी थी, 1937 में। और किससे संबंधित है ये परिभाषा, व्यक्तित्व से संबंधित है। यहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ है पर्सनैलिटी से संबंधित है। और ये इन्होंने कब दी थी, 1937 में। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, सीखने में पलायन आधारित है। पलायन किसको बोलते हैं, किसी चीज का चला जाना या खत्म हो जाना। तो जो हमने सीखा है वो खत्म कैसे हो जाता है, किस पर आधारित होता है, सकारात्मक पुनर्वलन पर? नहीं, ये तो बात ठीक है। नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सीखने में पलायन किस पर आधारित है, पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। मतलब पुनर्वलन का मतलब होता है दोहराना। किसी चीज़ को हम अगर दोहराते रहते हैं और नहीं दोहराते हैं, मतलब निष्क्रियता, अगर हम उसमें निष्क्रियता दिखाते हैं, तो जो सीखा हुआ होता है उसका पलायन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, पुनर्वलन की निष्क्रियता पर, दोहराने की निष्क्रियता पर आधारित होता है सीखने में पलायन। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, अर्थ विज्ञान भी नहीं होगा, व्याकरण भी नहीं होगा, स्वर विज्ञान कहेंगे उसको जो ध्वनि की गति के संचालन, अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित होता है, उसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। धारण करना स्मृति से संबंधित है, पुनः स्मरण ये भी संबंधित है, पहचानना स्मृति में होगा तभी हम उसे पहचान सकते हैं, तर्क करना, बहस करना ये स्मृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पे, TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? टेट परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? ये टेट यूपी टेट नहीं है, ये टेट व्यक्तित्व के परीक्षण की एक विधि है। और अभी हमने इस प्रैक्टिस सेट में देख लिया व्यक्तित्व से संबंधित कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये टेट जो था, टेट परीक्षण किसने दिया था? रॉशार्क ने नहीं, अल्पोर्ट ने नहीं, मैस्लो ने नहीं, मुरे ने नहीं। सॉरी, इसमें कौन सा आ जाएगा? रॉशार्क ने दिया था हरमन रोरशा स्याही धब्बा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, मॉर्गन और मुरे लिखा है, यहाँ पे मरे लिख दिया है, मुरे लिखा हुआ है। मॉर्गन और मुरे ने जो परीक्षण दिए थे उसको टेट बोला गया था। टेट जो था व्यक्तित्व मापन की एक विधि थी। अगले सवाल पे चलते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार,
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, किसी एम को सेट कर लेना होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा मतलब रुकावट आना क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता? आक्रामकता तो नहीं कहेंगे, गुस्सा नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, संवेगों से भी संबंधित नहीं है, उसको बोलेंगे बाधा आने को बोलेंगे कुंठा, रुकावट को बोलेंगे कुंठा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आने को कुंठा बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण नहीं, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? समाज भी नहीं होगा। अब बी और सी में से कौन सा हो सकता है? तो आंख के रंग की बात की जा रही है तो इसको निर्धारित करता है आनुवंशिकता। माता पिता के गुणों का बच्चों में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। तो आंख का रंग या बच्चों का लंबाई ज़्यादा या मोटा पतला, जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो आनुवंशिकता से संबंधित होती हैं, ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि के, व्यक्तित्व के, बुद्धि के या अवधान के? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है और जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है वही आधार आयु बटे वास्तविक आयु का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाता है तो वो बुद्धि लब्धि निकल करके आ जाती है। यही आधार आयु जो है बुद्धि लब्धि से संबंधित है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो मतलब वो गुस्से का क्या कर रहा है? स्थानांतरण कर रहा है। तो वह किसका उदाहरण है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? वो अपने गुस्से को विस्थापित कर रहा है तो यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल पूरे होते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे